अगर वो यहाँ आएँ तो वो किसी भी हालत में ज़िंदा ना बच सकें और वो किसी भी हालत में अस्काम तक ना पहुँच सकें, ब्रोस ने तेज़-तेज़ लहजे में बोलते हुए कहा। मैं अपनी निगरानी में सारे इंतज़ामात करा लूँगा चीफ़, लेकिन इमरान के पास ताशा के बारे में काफ़ी मालूमात हैं। मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक इमरान को ताशा के हेडक्वार्टर के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर इमरान अपने साथियों के साथ फ्लाडिया पहुँच गया तो उसका सबसे पहला टारगेट अताशा ही होगा। और अताशा जानता है कि अस्काम का असल हेडक्वार्टर कहाँ है और चीफ़ का नाम क्या है, जॉर्ज ने कहा। हाँ, तो फिर तुम्हारा क्या ख़्याल है अताशा का क्या करना चाहिए? ये मत भूलो कि वो एक अहम और इंतहाई बासलाहियत एजेंट है और वो अस्काम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उसने अस्काम के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी हैं, जिनमें कामयाबियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ब्रोस ने कहा। ये स्टीव, अताशा को हलाक कराना ज़रूरी नहीं, आप उसे खुद कॉल करें और उससे कहें कि वो अपना हेडक्वार्टर खाली कर दे और अपने तमाम वर्कर्स के साथ अंडरग्राउंड हो जाए। इमरान और उसके साथ ही जहाँ आए तो मैं उनसे निमट लूँगा और उन्हें जहाँ से ज़िंदा वापस जाने का कोई मौका ना दूँगा। उस वक्त तक अताशा और उसके साथियों से कहें कि वो अंडरग्राउंड ही रहें, बल्कि इसके साथ अगर आप फेडरिक को भी रोपोश कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि अताशा के नाम के साथ इमरान के सामने फेडरिक का नाम भी आ जाए और इमरान अताशा की बजाय फेडरिक तक पहुंच गया तो ऐसी सूरत में भी अस्काम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों का ही वक्ती तौर पर अंडरग्राउंड होना मुनासिब होगा, जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं उन दोनों से बात कर लेता हूँ। वो दोनों इस वक्त तक अपनी पूरी टीम के साथ अंडरग्राउंड रहेंगे जब तक कि तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ। तुम अपने पावर सेक्शन के साथ रेड सेक्शन और ब्लैक सेक्शन को भी शामिल कर लो ताकि इमरान और उसके साथ ही जहां पहुंचे तो तुम उनके खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर सको। ब्रोस ने तेज तेज लहजे में कहा। यस चीफ, जॉर्ज ने कहा, लेकिन तुम्हें इस बात का इल्म कैसे होगा कि इमरान और उसके साथी एक्रीमिया और फ्लाडिया पहुंच चुके हैं? ब्रोस ने कुछ सोचकर पूछा। चीफ, नाराक में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट पाल मेकअप है। मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथियों के लिए रिहाइशगाह, कारें और असलहे का बंदोबस्त उस पाल मैक के जरिए ही किया जाएगा। इसलिए अगर आप पाल मैक की निगरानी की जाए और उसके फ़ोन को टेप किया जाए तो हमें उस बारे में हतमी मालूमात मिल सकती हैं और हम आसानी से उनका खात्मा कर सकते हैं, वरना तो उन्हें यहाँ नाराक या फ्लाडिया में तलाश करना नामुमकिन है, जॉर्ज ने कहा। वेरी गुड आइडिया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा पाल मैक के ज़रिए ही हो? चीफ ने कहा। ये पाल मैक पाकिस्तान का मेन एजेंट है, इसलिए इमरान से हर सूरत में एक बार ही सही राब्ता ज़रूर करेगा, जॉर्ज ने कहा। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो, लेकिन इमरान और उसके साथियों को किसी ज़रूरत भी इस बार कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें सिवाय मौत के जहाँ और कुछ ना मिले, ब्रोस ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ से जॉर्ज ने यकीन भरे लहजे में कहा। सुनो, अचानक ब्रोस को एक ख्याल आया तो उसने कहा। यस चीफ, जॉर्ज ने चौंक कर कहा। ये काम तुम खुद ना करो, मैं अभी इस काम का कोई भी सेक्शन इमरान और उसके साथियों के सामने ओपन नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान से जो फार्मूला चोरी किया गया है उसके पीछे इस काम का हाथ था, ब्रोस ने कहा। तो फिर जैसा आप मुनासिब समझे चीफ, जॉर्ज ने कहा। एक्रीमिया की ब्लैक टावर एजेंसी को भी तो हमारी इस काम एजेंसी में जम कर दिया गया है। ब्लैक टावर एजेंसी इस काम के लिए काम करती है, ये बात अभी किसी को मालूम नहीं। मेरी इतलात के मुताबिक ये ब्लैक टावर एजेंसी मुतअद्दिद बार इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकरा चुकी है। खास तौर पर उसके स्पेशल सेक्शन इमरान और उसके साथियों के काम करने से बाहुगी वाकिफ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर ब्लैक टावर को ही आगे लाया जाए। हो सकता है ब्लैक टावर एजेंसी को सामने देखकर इमरान ये समझे कि ये काम स्काम ने नहीं बल्कि ब्लैक टावर ने किया और वो ब्लैक टावर के पीछे लगा रहे। इस तरह स्काम इस मामले में कभी सामने नहीं आएगी, ब्रोस ने कहा। मैं सेक्शन इंचार्ज से खुद बात करूंगा और उन्हें सख्ती से हिदायत दूंगा कि वो इमरान और उसके साथियों के खिलाफ खुलकर काम करें और उन्हें हर सूरत मौत के घाट उतार दें और उन पर किसी भी हालत में जाहिर न करें कि ब्लैक टावर और अब स्काम के तहत काम करती है। मेरे अहकामात को उनके लिए हवा में उड़ाना नामुमकिन होगा और मैं उन इंचार्ज को जानता हूँ। वो मर तो सकते हैं लेकिन इस काम से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते। अगर उनमें से कोई इंचार्ज इमरान के हाथ लग भी गया तो वो फिर मर जाएगा, शदीद तरीन हद तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये कभी कबूल नहीं करेगा कि उसका ताल्लुक ब्लैक टावर से नहीं बल्कि अस्काम से है, ब्रोस ने कहा। यस चीफ, जैसा आप मुनासिब समझे, जॉर्ज की मायूसी भरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उसे चीफ का ये फैसला पसंद न आया हो, लेकिन ये बात उसमें कहने की हिम्मत न हो। ठीक है, मैं करता हूँ ब्लैक टावर के स्पेशल सेक्शन के इंचार्ज मोर्गन से बात। इमरान और उसके साथियों को वो हम सबसे ज़्यादा और बेहतर अंदाज में जानता है। वो इमरान को अपना दुश्मन समझता है, इसलिए अगर उसे इमरान के हाथ में का टास्क दे दिया जाए तो वो उसे हर सूरत में हलाक करेगा और इमरान एक्रीम में पहुंचकर ज़मीन की तह में भी जाकर छुप जाए तो मॉर्गन उसे ढूंढ निकालेगा। मैं उसे तुम्हारी दी हुई फॉरेन एजेंट वाली टिप भी दे दूंगा, चीफ ने कहा।
यस चीफ, जॉर्ज ने इसी अंदाज में कहा तो ब्रूस ने रिसीवर केबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद बेचैनी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। हाँ, आखिर इमरान को अताशा का पता कैसे चला? अताशा ने तो यहाँ बैठकर सारा काम कराया था। वो और फेडरिक मिलकर ब्लैक क्राब से डील कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक क्राब के जरिए ये सारी कार्रवाई कराई थी ताकि उन दोनों के नाम सामने ना आ सकें। फिर इमरान तक ये नाम आखिर पहुंचा कैसे? ब्रोस ने गुस्से और परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा लेकिन उसे कुछ समझ ना आया तो उसे सर झटका और हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। क्रॉस सेक्शन राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक रहत आवाज़ सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ, ब्रोस ने सर्द लहजे में कहा। ओ यस चीफ, अताशा बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने निहायत मोदबाना लहजे में कहा। अताशा, पाकिशा से फार्मूला चोरी करने में तुमने और फेडरिक ने ब्लैक क्राब से काम कराया था। सारी डीलिंग और प्लानिंग तुम दोनों की थी। क्या इस सिलसिले में तुम ब्लैक क्राब से असल नाम और बगैर मेकअप के मिले थे? ब्रोस ने सख्त और इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नो चीफ, मैं और फेडरिक जब भी ब्लैक क्राब से मिलने जाते थे तो हमेशा मेकअप में होते थे और हमने असल नाम भी नहीं बताए। वो फेडरिक को टॉम और मुझे हैरी के नामों से जानता था। दूसरी तरफ से अताशा ने जवाब दिया, लेकिन वो ये तो जानता था कि तुम दोनों का ताल्लुक इस काम से है। ब्रोस ने गर्राकर कहा। यस चीफ, ब्लैक क्राब के क्लब में 100 साल पुरानी टॉप ब्लैक शराब मिलती थी जो हमें बेहद पसंद थी और हम उसके पास जाकर बोतलों की बोतलें खरीदा करते थे। एक बार फेडरिक ने ज़्यादा शराब पी ली जिसके नतीजे में वो आउट हो गया और उसने बता दिया कि उसका और मेरा ताल्लुक अस्काम से है। अस्काम का नाम सुनकर ब्लैक क्राब डर गया। मैंने फौरी तौर पर फेडरिक को ना संभाल लिया होता तो वो शायद सब कुछ बक देता। उसके बाद मैंने ब्लैक क्राब को बताया कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा ली है इसलिए ये ऊल फुल बक रहा है। लेकिन बहरहाल ब्लैक क्राब के चेहरे पर मैंने मुसलसल खौफ देखा और फिर हम जब भी उसके पास जाते वो हमें देखकर खौफजदा हो जाता और हमसे बड़ी तहम्मुल मिजाजी से बात करता था। अताशा ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, इसके बाद ही उसने शायद अस्काम के बारे में स्टफ़ हासिल किया था। बहरहाल सुनो, तुमने और फेडरिक ने मिलकर पाकिशा से ब्लैक क्राब के ज़रिए फार्मूला हासिल किया है। इस सिलसिले में तुम और फेडरिक सिर्फ ब्लैक क्राब से मिलते थे। अमली तौर पर तुम दोनों ने इस मामले में और कोई काम नहीं किया था। मेरा ख्याल था कि ब्लैक क्राब और उसकी तंजीम के हाथ में के बाद इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस को ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि ब्लैक क्राब से फार्मूले की चोरी अस्काम ने कराई और फार्मूला अस्काम तक पहुँच चुका। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। इमरान को ये सारी खबर मिल चुकी है कि इस चोरी में अस्काम का हाथ था। ब्रोस ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये कैसे हो गया? हमने तो अपने खिलाफ सारे सबूत मुकम्मल तौर पर मिटा दिए थे। फिर इमरान को कैसे इल्म हुआ कि ये काम अस्काम ने कराया है? अताशा ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में पूछा। इस सिलसिले में इमरान को पहले तुम्हारा नाम ही मालूम हुआ? नॉनसेंस, ब्रोस ने गरा कर कहा। मेरा नाम? क्या मतलब चीफ, मैं समझा नहीं। अताशा ने इस बार हकलाती हुई आवाज़ में कहा तो ब्रोस ने जॉर्ज शिकाल के बारे में सारी बातें बता दी। और ताजुब अंगेज़, इंतहाई ताजुब अंगेज़, जब मेरा और फेडरिक का नाम इस मामले में शामिल ही नहीं था तो फिर इमरान तक मेरा नाम कैसे पहुंच गया? सारी तफसील सुनकर अताशा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम कैसे सामने आया, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि इमरान ने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारे हवाले से उस तक इस काम के बारे में तफसीलात पहुँच गई हैं। ब्रोस ने गर्राते हुए कहा। ये गलत है, ये झूठ है चीफ, ऐसा नहीं हो सकता। जॉर्ज के दोस्त को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम किसी तौर सामने नहीं आ सकता। फार्मूले के सिलसिले में ब्लैक क्राब से सारी बातें फेडरिक करता था। मैं उसके साथ खामोश बैठा रहता था। फिर मेरा नाम कैसे सामने आ गया, ये कतई नामुमकिन है। दूसरी तरफ से अताशा ने कहा। जो भी है, अब इमरान पर सारी हकीकत खुल चुकी है इसलिए मुझे यकीन है कि वो जल्दी अबदी यहाँ पहुँच जाएगा और जाहिर है उसका टारगेट अस्काम ही होगा। इसलिए मैंने जॉर्ज को सारे एहतियार मुंतकिल कर दिया। वो तुम्हारी और फेडरिक की जगह फील्ड में रहेगा और इमरान और उसके साथ ही अगर फ्लाडिया पहुँचे तो फिर वो उन्हें खुद ही संभाल लेगा। इसलिए मैं तुम्हें और फेडरिक को हुक्म दे रहा हूँ कि तुम दोनों फौरी तौर पर अपने अपने हेडक्वार्टर खाली कर दो और अपने पूरे सेक्शंस के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक जॉर्ज इमरान और उसके साथियों को हलाक नहीं कर देता या वो लोग खुद जहां आकर टकरे मारकर नाकाम वापस नहीं चले जाते, तुम दोनों को हर सूरत में अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। ब्रोस ने इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म देते हुए कहा। लेकिन चीफ, अताशा ने कहना चाहा, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगा। अताशा, जैसा तुम्हें कहा जा रहा है उस पर अमल करो। मेरे अहकामात फेडरिक तक पहुंचा दो। मैं तुम दोनों को 5 घंटों का वक्त दे रहा हूँ। 5 घंटों में तुम दोनों ने हेडक्वार्टर खाली ना किए तो दोनों हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया जाएगा और अगर तुम दोनों फ्लाडिया या क्रीमिया के किसी भी हिस्से में दिखाई दिए तो फिर तुम दोनों तक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बाद में पहुंचेगी। पहले जॉर्ज तुम दोनों को हलाक कर देगा। इसलिए तुम दोनों के पास अंडरग्राउंड होने के लिए सिर्फ 5 घंटे हैं। उसके बाद तुम में से जो भी दिखाई देगा वो वाकई ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएगा, लाश बनकर गुड बाय।
ब्रोस ने तेज तेज और इंतहाई सर्द लहजे में कहा और अपनी बात पूरी करते ही उसने रिसीवर ट्रेडर पर रख दिया। ये ज़रूर उस सेड्रिक की ही गलती है जिसकी वजह से ब्लैक क्राब को अस्काम का पता चल गया और ब्लैक क्राब ने अस्काम का स्टफ इकट्ठा करके अपने पास भी रखा होगा और उसे कहीं और भी महफूज किया होगा। ब्लैक क्राब से तो सारा स्टफ हासिल कर लिया गया है, लेकिन उसने उसकी कॉपी किसी और को दी है तो फिर यकीनन उसी के जरिए इमरान तक अताशा का नाम पहुंचा होगा, चीफ ने गर्राते हुए कहा। हाँ, जो भी है, मुझे उस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अस्काम एक्रीमिया की टॉप और इंतहाई फ़ाल एजेंसी है जिसे टकराने की हमाकत करके इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की यकीनी मौत तय है, चीफ ने गराहट भरे लहजे में कहा। और फिर वो तसव्वुर में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की अपने सामने पड़ी हुई लाशों को देखने लगा। वो काफ़ी देर तक इसी तरह बैठा रहा, फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और ब्लैक टावर के स्पेशल सेक्शन के इंचार्ज मॉर्गन को कॉल करने के लिए तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू हो गया। इमरान अपने 5 साथियों के हमरा नाराक के एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो अभी एक परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान से बराह रास्त यहाँ पहुँचे थे। इमरान को अताशा के बारे में वाइट क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी तफसीलात का इल्म हो गया। उसे मालूम हो गया कि अताशा एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी अस्काम के लिए काम करता है और वो अस्काम के एक सेक्शन जिसे क्रॉस सेक्शन कहा जाता है का इंचार्ज है। ये बात इमरान के लिए काफ़ी हैरान कुन थी कि एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी ने पाकिस्तान से एमएच मिसाइल फार्मूला हासिल करने के लिए एक मुजरिम तंजीम को हायर किया, जबकि अस्काम एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट और इंतहाई बावसाइल एजेंसी थी जिसने एक्रीमिया समेत पूरी दुनिया में अपनी ताकत और दहशत की धाक बिठाई हुई थी। इस कदर ताकतवर, फाल और ऐसी एजेंसी जिसका एक एक एजेंट इंतहाई ज़ेरिक, ताकतवर और ज़हीन तरीन होने के बावजूद उस एजेंसी ने यह हैरत अंगेज काम किया कि उसने आयरलैंड की एक मुजरिम तंजीम ब्लैक क्राब को हायर किया और उसके जदीद साइंसी निज़ाम के जरिए पाकिस्तान में कार्रवाई कराई। ये तो इमरान की किस्मत अच्छी थी कि उसके दोस्त गुस्साकों ने उसे अताशा का नाम बता दिया था। अगर वो अताशा के बारे में ना बताता तो इमरान यकीनन अब तक अंधेरे में ही रहता, क्योंकि आयरलैंड में ब्लैक क्राब तंजीम को उसकी चीफ समेत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। इमरान के लिए ये बात काफ़ी हैरत अंगेज थी कि अस्काम ने खुद को छुपाने और इस मामले में मुलविस होने के सारे सबूत मिटा दिए थे। इमरान ने वाइट क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से अस्काम के बारे में तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने उस एजेंसी के 2 नाम ही सामने आए थे, एक क्रॉस सेक्शन और एक ब्लैक सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जिसका इंचार्ज अताशा था और ब्लैक सेक्शन जिसका इंचार्ज फ्रेडरिक बताया जा रहा था। उन दोनों अफराद और उन दोनों के सेक्शनों के अलावा इमरान को अस्काम के बाकी मानदा सेक्शनों और उसके कर्ता धर्ताओं के बारे में कुछ मालूम ना हो सका और ना ही उसे ये पता चल सका कि अस्काम का चीफ कौन है और ये एजेंसी हुकूमत की वजारत दाखिला के तहत काम करती है या वजारत हारजा के तहत, या फिर इस एजेंसी को डायरेक्ट एक्रीमी प्रेसिडेंट कंट्रोल करता था। अगर ये एजेंसी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में थी तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान से एमएच मिसाइल फार्मूला प्रेसिडेंट ऑफ एक्रीमिया के हुक्म पर ही हासिल किया गया, क्योंकि कोई भी एजेंसी अपने सरबराह से मीटिंग और उसकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। चूँकि ये मामला एक ताकतवर, फाल और टॉप सीक्रेट सरकारी एजेंसी का था, इसलिए इमरान इस काम में देर ना लगाना चाहता था। वो जानता था कि वो जितनी देर करेगा फार्मूला उससे दूर होता चला जाएगा। चनाचे उसने अपने साथियों को लिया और फिर एक्रीमिया रवाना हो गया। चूँकि उनके पास खसूसी कागजात मौजूद थे और उन्होंने इन्हीं कागजात के मुताबिक मेकअप कर रखे थे, इसलिए चेकिंग में उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा। बैरूनी लाउंज में बेपनाह रश था। इमरान और उसके साथी लाउंज से निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते चले गए। हमने होटल व्हाइट क्राउन जाना है, इमरान ने टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंचकर अपने साथियों से कहा और फिर एक टैक्सी की तरफ बढ़ गया। चूँकि उनकी तादाद 6 थी, इसलिए वो एक टैक्सी में ना बैठ सकते थे। चनाचे 2 टैक्सियां हायर की गई और एक टैक्सी में इमरान ड्राइवर के साथ, जबकि उकबी सीट पर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठ गए। दूसरी टैक्सी की उकबी सीट पर जूलिया और सालिया बैठ गईं। फिर दोनों टैक्सियां होटल व्हाइट क्राउन की तरफ बढ़ गईं। तकरीबन पौने घंटे के सफ़र के बाद वो होटल क्राउन के गेट के सामने पहुंचकर रुक गईं और इमरान और उसके साथी नीचे उतरे। टैक्सियों के किराए की अदायगी के बाद उन्हें कमरे बुक कराने और फिर कमरों तक पहुंचने में ज़्यादा देर ना लगी। गो उन सब ने अपने लिए अलग-अलग कमरे बुक कराए थे, लेकिन वो सब अपने कमरों का एक राउंड लगाकर इमरान के कमरे में ही इकट्ठे हो गए थे। इमरान कुर्सी पर बड़े संजीदा अंदाज में इस तरह बैठा हुआ था कि जैसे कोई ऐसी अहम बात हो गई हो जिसने उसे इस तरह संजीदा रहने पर मजबूर कर दिया हो। क्या बात है, तुम पाकिस्तान से जहां पहुंचने तक मुसलसल संजीदा रहे हो और अब भी तुम्हारी यही हालत है? जूलिया ने कदरे तशवीश भरे लहजे में पूछा। हाँ, असल में मैं सारी रात से एक पॉइंट पर गौर करता रहा। मैंने इस पॉइंट पर जितना भी गौर किया उतना ही उलझ गया और अब तक वो इतना उलझ चुका है कि अब तो मुझे भी याद नहीं रहा कि वो पॉइंट क्या था, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
यानी अब आपके जहन में सिर्फ उलझाव रह गया है, पॉइंट नहीं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ऐसा ही है, इमरान ने एक तवील सांस लेकर जवाब दिया। नहीं इमरान, तुम हमें टालने की कोशिश ना करो, तुम्हारी संजीदगी बता रही है कि कोई खास बात है, वरना तुम जैसा आदमी इस तरह तवील अरसे तक संजीदा रह ही नहीं सकता। जूलिया के लहजे में मजीद तशवीश उभर आई। जब तुम्हें बताने वाली कोई बात ही नहीं तो क्या बताऊं? इमरान ने उसी अंदाज में कहा। क्या मतलब, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो हमें बताने वाली नहीं? जूलिया ने चौंक कर कहा। बस है एक बात, इमरान ने कहा। अब आप हमारी टांग खींच रहे हैं इमरान साहब, कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अगर टांग खींच रहा होता तो तुम सब बारी बारी सोफे और कुर्सियों से नीचे गिर गए होते। चलो बता देता हूँ, मैं पाकिशा से यहाँ तक यही सोचता आया हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जिसमें ना कोई खुशी है और ना ही कोई बहार। बस कत्लो गारत, भाग दौड़, मिशन मिशन में कामयाबी, मिशन में नाकामी। ये सब कुछ आखिर कब तक होता रहेगा? क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही रह गया है और क्या मैं हमेशा यही सब कुछ करता रह जाऊँगा? इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शील दोनों ने एक दूसरे को मायने हेज नज़रों से देखा और फिर बेएहतियार मुस्कुरा दिए। वो दोनों ही इमरान की इस बात का मतलब समझ गए कि इमरान अब जूलिया को चक्कर देने के मूड में आ गया है। तो फिर तुम और क्या करना चाहते हो? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। काश कि मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ होता। हम तो बेबस और मजबूर और बेयारो मददगार किस्म के लोग हैं। बज़ाहिर इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है कि हम इंसान होते हुए भी एक ऐसे इंसान के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं जो 7 पर्दों में छुपा हुआ है और कोई नहीं जानता कि आखिर वो है कौन। इमरान ने बड़े उदास से लहजे में कहा तो जूलिया के चेहरे पर जकलाहट इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या तुम डिप्रेशन का शिकार हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, डिप्रेशन और मुसलसल डिप्रेशन, इमरान ने कहा तो जूलिया की हैरत कई गुना बढ़ गई। हैरत है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि तुम जैसे इंसान पर भी डिप्रेशन का दौरा पड़ सकता है। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब क्या बताऊं, हालात की मजबूरी समझ लो, आखिर मैं इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल नाम की एक चीज़ धड़कती है, मैं पत्थर दिल तो नहीं। इमरान ने और ज़्यादा उदास लहजे में कहा। फजूल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर नहीं, फिर क्यों लाचार और मजबूर हो? जाओ और जाकर जो करना चाहते हो करो। सीक्रेट सर्विस के लिए काम करना छोड़ दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, तनवीर ने पहली बार बोलते हुए कहा। यही तो सारा रोना है, इमरान ने कराह कर कहा। रोना? क्या मतलब, कैसा रोना? तनवीर ने चौंक कर कहा। मैं सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं, यही बात फसाद की असल जड़ है। इतनी मेहनत मुशक्कत करो, भाग दौड़ करो, मुजरिमों को ढूंढते रहो, उनसे लड़ते रहो और एक लम्हे के लिए भी आराम न करते हुए अपनी जान को खतरे में डालना हमाकत ही है। और उसके बदले में मिलता ही क्या है? एक छोटा सा चेक, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो इमरान, मुझे मालूम है कि तुम्हारी ये सब बातें महज अदाकारी हैं और इसलिए अब अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? जूलिया ने यकलहत इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं मिस जूलिया, किसी रोज किसी की गोली खुद ही मुझे अंजाम तक पहुंचा देगी, इमरान ने पहले से ज्यादा उदास लहजे में कहा। वैसे इमरान साहब, अगर आप हॉलीवुड में चले जाएं तो आपसे बड़ा अदाकार और कोई नहीं हो सकता। आप में वाकई अदाकारी की इंतहाई नाकाबिले यकीन सलाहियतें मौजूद हैं, सफदर ने कहा। इनकी अदाकारी की तो मैं भी कायल हो चुकी हूँ। ऐसी शानदार और ऐब से पाक किस्म की अदाकारी करते हैं कि आदमी वाकई पागल हो जाए, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम सब। वाकई गरीब और मजबूर लोगों की तकलीफ, उनकी परेशानी, उनकी मुफलसी को बड़े लोग अदाकारी ही कहते हैं। इमरान ने इसी तरह इंतहाई उदासी से भरपूर लहजे में कहा। लगता है तवील सफ़र करके तुम थक गए हो। तुम्हारे जहन पर जो डिप्रेशन छाई हुई है वो सोने के बाद ही ठीक हो सकती है, इसलिए जाकर सो जाओ। बल्कि हम सबको भी अपने अपने कमरों में चला जाना चाहिए। उठो, सब अपने अपने कमरों में चलो, इसे आराम करने दो वरना इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। चलो उठो। जूलिया ने खुद भी उठते हुए अपने साथियों से कहा और सालिया, सफदर और कैप्टन शील के साथ साथ तनवीर भी उठकर खड़ा हो गया। अगर आपने हमें यहाँ से भेजना ही था तो आप ये बात हमें खुद ही कह देते इमरान साहब, हम चले जाते। हाँ आपने इतनी अदाकारी की, सफदर ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? जूलिया ने मुड़कर हैरत भरे लहजे में कहा। दरअसल इमरान साहब यही चाहते थे कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें और नतीजा आपके सामने है, सफदर ने कहा। क्यों, क्या मतलब, क्या वाकई? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मजबूर और बेबस हूँ, ना उठ सकता हूँ ना बिठा सकता हूँ, इमरान ने कहा। चलो सफदर, तुम्हारा ख्याल गलत है, उस पर वाकई डिप्रेशन का दौरा पड़ा हुआ है, चलो, जूलिया ने कहा और तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसी पीछे सालिया, तनवीर और फिर सफदर और कैप्टन शील भी बाहर चले गए। इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर वैसे ही उदासी और संजीदगी के गहरे तासुरात नुमाया थे
काफ़ी देर तक वो इसी हालत में बैठा रहा। फिर अचानक उसने आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला, उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो प्रिंस ऑफ ढम कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस टाइगर अटेंडिंग यू बॉस ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है ओवर। इमरान ने कहा।